Assalamu alaikum. Our today's lecture is absorption of water, mean how the plants absorb water from the soil and what is the mechanism behind it. Let's start with a simple diagram. In the diagram, you can see that the root is the organ that always anchored in the soil, and the root contain the small hair-like structure. These are known as the root hairs, and the root or the root hairs take up water from the soil. मीन के रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी फ्रॉम द सॉइल एंड देन इट कंडक्ट। आप एरो की डायरेक्शन से देख सकते हो कि जो अगर आप यहाँ से देखो तो जो एरोज़ हैं वो इनवर्ड मूव कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि वाटर इज़ एब्जॉर्बिंग बाय द रूट हेयर। देन अगर आप रूट्स में देखो तो जो एरो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो फ्रॉम वाटर इज़ ड्रॉन अप बाय अप द लीव्स टू स्टेम टू द लीव्स। फिर यहाँ से रूट हेयर से और द रूट से जो पानी है वो ट्रांसफ़र करता होता है टूवर्ड्स द स्टेम, और स्टेम से फिर वो मूव करते हैं। आप एरो की अगर हम डायरेक्शन फॉलो करते जाएँ तो लीव्स की तरफ जाता है, and the leaves carry the veins. Leaves have the veins, and these are the veins that carry the water into the leaves. And from when the water reaches the upper region, तो वहाँ से क्या होता है, पानी की एवेपोरेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द लीव्स, यानी कि जिसको हम रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कह सकते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं कि जो एक्सेस वाटर है फिर वो वहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है थ्रू द लीव्स। So this is the simplest way of absorption of water. Uptake of water by plant is called the absorption of water. Absorption का मतलब क्या होता है, जज़ब कर लेना, ठीक है। तो पानी जो का जो अपटेक है और अपटेक ऑफ वाटर, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर्स. वाटर इज said to be liquid gold of life. Plants are capable of absorbing water from soil solution, mainly absorb capillary water. Plant also absorb dissolved nutrients along with water. तो absorption of water actually है क्या? In the simplest way we can say that it is the uptake of water with the help of the root hair to the upper part of the plant from the stem to the leaves. दिस इज़ नोन एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ज़ाहिर है जब पानी एब्जॉर्ब होगा तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेफिनेटली वो भी जो हैं वो एब्जॉर्ब्स होते हैं, जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे और वो भी मूव करेंगे टूवर्ड्स द फ्रॉम द स्टेम टू द लीव्स। अब हम एक और सिंपल डायग्राम देखते हैं कि एक्चुअली ये सारा प्रोसीजर होता कैसे। अगर हम देखें, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो सोइल है, सोइल के अंदर जो है वो रूट्स जो हैं वो एंकर्ड हैं, ठीक है। दिट इज़ द एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो हम ये है कि जो वाटर है वो वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्योंकि रूट्स में पानी का लेवल कम है तो हमें पता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या होता है कि जो लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से वाटर जो है वो मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो सोयल पार्टिकल्स हैं, ये जो राउंड से आपको नज़र आ रहे हैं ये सोयल पार्टिकल्स के, इसमें जो है वो रूट हेयर्स हैं, ठीक है। रूट हेयर्स तो जो रूट हेयर्स जो कि एम्बेडेड होते हैं इनटू द सोइल, they absorb the water from the soil particle, then follow the direction it moves toward the epiblema and then to the cortex, endodermis, pericycle, and from here it enter into the xylem vessels. हमें पता है कि जाइलम्स आर द टिश्यूज दैट कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड द लीव्स। तो यहाँ से पानी सिंपली जो है वो रूट हेयर के थ्रू आया और उसमें वो कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल से होता हुआ जाइलम वेसल्स में एंटर हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल फिर क्या होगा, वो ज़्यादा होता जाएगा और फिर जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो वाटर वेपर जो है वो थ्रू स्टोमेटा, अगर आप देखो ये वाला तो जो राउंड ये जो आपको किडनी शेप नज़र आ रहा है दीज आर द स्टोमेटा। तो जैसे ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है यहाँ पे वाटर टेंशन ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वाटर जो है थ्रू एवेपोरेशन जो है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द प्लांट्स।
फिर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। एयर कैविटीज़ के दीज आर द स्मॉल सेलुलर स्पेसिस डेट आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस। फिर वहाँ से पानी मूव करता हुआ कहाँ जाता है, मीजोफिल में, और फिर वो लीव से फिर बाहर एवेपोरेट कर जाता है। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये सिंपल डायग्राम अगर हम इसको देखें तो सिंपली आप कह सकते हो वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द सोइल, देन दे कंडक्टेड टुवर्ड्स द जाइलम वेसल, और जाइलम वेसल से दे मूव टुवर्ड्स द स्टेम एंड द लीव्स, और लीव से फिर जो एक्सेसिव वाटर था थ्रू ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन जो है वो रिमूव कर जाता है। ये एक और डायग्राम है जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो प्लांट्स में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देयर आर द डिफरेंट वे दैट यू कैन रिप्रेजेंट हाउ द वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। तो इसमें भी यही है, रूट हेयर्स दे एब्जॉर्ब वाटर, फिर वो वैक्यूल्स में जाता है, सॉइल पार्टिकल्स हैं एपिडर्मिस है, वहाँ से मूव करता हुआ वो जाइलम, और फिर सारे के सारे प्लांट में जो है वो क्या हो जाता है, चला जाता। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स। अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमें पता है कि सॉइल जो है वो मीडियम है तमाम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड टू एब्जॉर्ब द वाटर्स। और इसके अंदर जो है अगर हम कंपोजिशन बात करें सॉइल की, तो दे कंटेन द इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स एंड दे कंटेन द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। So it is a heterogeneous mixture of inorganic and mineral particles, decaying organic matters and the living organisms, along with the air and various inorganic salts and organic molecules dissolve in water, soil water. तो जो roots जो water absorb करती हैं from the soil particle, it is not only the simplest water but it also contains the inorganic components, minerals, organic compounds and many inorganic salts और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, मिनरल पार्टिकल्स की, तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। द मिनरल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एज सैंड, स्मॉलर सिल्ट एंड सिल्ट स्मॉलर क्ले पार्टिकल्स। तो जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो होते हैं सैंड की फॉर्म में, सिल्ट की फॉर्म में और क्ले पार्टिकल्स की फॉर्म में। हमें पता है कि जो सैंड है वो दो तरह से, उसका अगर हम टेक्सचर की बात करें तो एक फाइन सैंड होती है और एक कोर्स सैंड होती है। इसी तरह से जो ग्रेवल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और ये दीज आर द सॉइल फ्रैक्शंस और द सेपरेट्स, यानी कि इनको हम सॉइल सेपरेट्स भी कहते हैं और सॉइल फ्रैक्शंस भी कहते हैं। सॉइल पार्टिकल्स जो है उनको हमने डिफरेंट क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। अ सॉइल हैज़ अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज। सॉइल टेक्सचर रेफर टू द साइज ऑफ पार्टिकल दैट मेक अ सॉइल। हम लोगों ने जैसे लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया कि सॉइल टेक्सचर क्या होती है, सॉइल की क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं, उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, सॉइल टेक्सचर आ जाता है, ठीक है, सॉइल की अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारा जो है वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो सॉइल जो है उसके अंदर सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, ठीक है, और जो सॉइल है उसमें तकरीबन 10 to 25% क्ले है एंड रेस्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ द सैंड एंड द सिल्ट्स आर कॉल्ड द लोम्स। तो जब इक्वल पार्ट्स होते हैं, सैंड और सिल्ट जब इक्वल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोम कहते हैं, ठीक है। इफ़ परसेंटेज ऑफ सैंड इज़ मोर देन द लोम देन इट इज़ कॉल्ड द सैंडी लोम। और अगर पार्टिकल जो है वो क्ले पार्टिकल ज़्यादा हो तो उसको हम क्ले सॉइल कहते हैं, और तो उसको क्ले लोम कहते हैं, और अगर लोम की हो तो उसको लोम सैंडी सॉइल कहते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं सॉइल की ऑन द बेसिस ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड लोम। तो जितना पार्टिकल जिसका ज़्यादा होगा, जिसकी रेशो ज़्यादा होगी, उस लिहाज से उस सॉइल को हम क्लासीफाई वो नेम देते हैं, ठीक है। तो द सिल्ट पार्टिकल्स आर नॉन कोलाइडियल एंड डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं दे आर द नॉन कोलाइडियल, मीन कि दे डोंट प्ले एनी रोल इन द water absorption but act as a capillaries in soil. The water is held among these capillaries and become available to the roots of the plant for absorption. तो ये silt particles जो हैं these act as the capillaries, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ये काम करती है जहाँ से वाटर जो है वो रूट हेयर के थ्रू प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। द सैंड पार्टिकल्स
और पोरस जो सैंड पार्टिकल्स है उसके अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर द रूट्स कैन पेनिट्रेट इजीली इन सोइल कंटेनिंग सैंड पार्टिकल्स। तो हर वो सोइल जिसके अंदर सैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो पोरस होती है, तो जो रूट हेयर्स हैं दे कैन इजीली पेनिट्रेट इनसाइड द सैंड। The sandy loamy and the clay loam are considered to be the best soil for the growth of the plants and agriculture purposes. अगर हमसे पेपर में क्वेश्चन कर सकता है कि which soil is considered as the best soil for the agriculture purposes, the answer is the sandy loam and the clay loam. ठीक है, सैंडी लोम और जो क्ले लोम है डेट आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट पार्टिकल, क्योंकि सिंपली जो सिल्ट है दे आर नॉन कोलाइडियल। तो जो सैंडी लोम और क्ले लोम है उनमें रूट हेयर जो है वो पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से दे कैन ईजिली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो डैट वाज द इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सॉइल फ्रैक्शंस और सेपरेट्स आते हैं, जिसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले आता है और लोम। तो इसकी बेस पे हम उसको सैंडी सॉइल, लोम सॉइल और क्ले सॉइल कहते हैं। फिर सैंडी लोम सॉइल है, लोम क्ले सॉइल है, क्ले लोम सॉइल है। तो कौन सा पार्टिकल जो है वो जिस फ्रैक्शन में पाया जाता है उस लिहाज से हम फिर उस सॉइल को क्या करते हैं, नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर्स हमें पता है दीज आर द डेड रिमेनिंग्स ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स एंड द, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे एक्ट अपॉन दीज रिमेन्स एंड कन्वर्टेड दैम इनटू द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको सिंपलेस्ट कंपाउंड में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो कोलाइडल ऑर्गेनिक रेसिड्यूज जो हैं वो सॉइल के अंदर रह जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड रिमेनिंग parts of the plants and the animals and converted them into the carbon dioxide and inorganic ions, then this is known as the humus. And the process of formation of humus from dead organic matter is called the humification. So what is humification? Formation of humus through the dead organic matter is known as the humus. अब ह्यूमस जो है हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जो कि डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो है वो इसके अलावा ह्यूमस पार्टिकल में जो है इसके अंदर सॉइल के अंदर रहते हैं, और फिर ये ह्यूमिक पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइडियल पार्टिकल्स जो हैं दे आर हाइड्रेटेड विद वाटर, और फिर इस तरह से इनको एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट ऑफ प्रोसेस। और डिग्रेडेशन जो होती है ह्यूमस पार्टिकल की इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड द मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमिक पार्टिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इज नोन एज द मिनरलाइजेशन। तो अगर हम सॉइल वाटर की बात करें तो जो वाटर इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। तो सॉइल के अंदर जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है वाटर। मोस्ट इनऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड एंड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर सोल्युबल इन वाटर। हमें पता है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसमें बहुत से जो सल्यूट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। देयरफॉर द सॉइल वाटर इज टर्म एज द सॉइल सोल्यूशन। तो जो वाटर जो कि व्हाट इज सॉइल सोल्यूशन? सॉइल सोल्यूशन इज द वाटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, दिस इज नोन एज द सॉइल सोल्यूशन, एंड इट इज द second largest component of the soil, and it dissolve most of the particles, organic and inorganic particles inside it. The water in the soil exists in various states, such as any water that moves downward through a moist soil in response to gravity is called the gravitational water. तो gravitational water क्या होता है? जो कि डाउनवर्ड जो है वो मूव करता है फ्रॉम सॉइल in response to the gravity, that is known as the gravitational water. It moves down below the reach of the plant roots, therefore unavailable for absorption. क्योंकि ये रूट्स की जो पहुँच से बहुत दूर चला जाता है, तो जो gravitational water है that is the water that is not available for the root hair to absorb. सेकंड आता है द वाटर इन द डीप
and permanently saturated zone is called the groundwater, and the upper surface this layer is called the water table. तो वाटर टेबल क्या है, वो यानी कि वाटर सरफेस जो है ना, ये ऐसा पानी है अपर सरफेस पे जो कि ग्राउंड वाटर जो डैट इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट्स टू फॉर द एब्जॉर्प्शन. कैपिलरी वाटर क्या है? इफ़ वी एग्जामिन द सॉइल फ्यू आवर्स आफ्टर वाटरिंग और रेन, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज ड्राई एंड द ओनली वाटर लेफ्ट इन सॉइल is that remaining in capillary pores. This water held in capillary is called the capillary water. क्या होता है कि जब आप कभी देखो सिंपलेस्ट के कैपिलरी वाटर को आपने एब्जॉर्ब करना हो, तो अब देखो जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो उसकी अपर सरफेस जो है वो ड्राई हो जाती है, लेकिन जब हम उसके इनसाइड देखें, उसको थोड़ा एग्जामिन करें, तो उसकी जो लोअर पोर्शन है वो उसके अंदर वाटर होता है. तो डैट इज़ द कैपिलरी वाटर जो कि प्लांट की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. और यही कैपिलरी वाटर जो होता है फिर बाद में सेंट ऑफ सैप जो है वो मूव करता है फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड देन द लीव्स. तो ये जो कैपिलरी वाटर है यही वो वाटर है जो कि अवेलेबल होता है फॉर टू द रूट हेयर फॉर द एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट आता है सी कैटेगरी में, डैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक वाटर. वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फाउंड अराउंड द कोलाइडियल पार्टिकल्स. जैसे कि क्ले पार्टिकल और ह्यूमक पार्टिकल्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं. यानी कि कोलाइडियल पार्टिकल्स में जो ह्यूमिक पार्टिकल्स को जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं. और दे कैन ईजिली बी एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर. यानी कि प्लांट्स जो है ना इस कुछ अमाउंट में हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं. केमिकली कंबाइंड वाटर. नेक्स्ट कैटेगरी आती है केमिकली कंबाइंड वाटर. सम ऑफ द वाटर इज आल्सो प्रेजेंट केमिकली कंबाइंड विद द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द सॉइल. फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन. तो कंपाउंड्स के साथ जो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हाइड्रेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है. तो जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, दे आर द हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है. तो अब तक कंपोजिशन ऑफ सॉइल में मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स आते हैं, जिनके बारे में हमने देख लिया. अब हमने देखना है जो उसका थर्ड पार्टिकल है, डैट इज़ द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल. ठीक है, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल की हम बात करें तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है वो सबसे पहले आती है फील्ड कैपेसिटी. फील्ड कैपेसिटी का मतलब ही क्या है कि किसी भी सॉइल की जो ड्रेनेज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको हम इसका क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी कहते हैं. तो द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर व्हेन द ड्रेनेज ऑफ वेटेड सॉइल स्लोज डाउन इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी. तो जब सॉइल का ड्रेनेज कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है तो तब हम इसको क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी कहते हैं. और द मॉइस्चर इन द सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी यूजली लाइज बिटवीन 5% एंड 40%. तो जो मॉइस्चर है वो सॉइल का वो कितना है? 5% टू 40% है. तो द फील्ड कैपेसिटी इंडिकेट द पॉइंट एट विच द फोर्सेज ऑफ कैपिलरी यानी कि जो कहेयन फोर्सेज हैं दे बिकम इक्वल टू द एडहेसिव फोर्सेज. फील्ड कैपेसिटी इज आल्सो मेजर ऑफ स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. तो फील्ड कैपेसिटी क्या है? एक्चुअली द वे द और द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू स्टोर द वाटर. वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल क्या है? द वेट ऑफ द वाटर इन अ गिवन वेट ऑफ द सॉइल इन एन ओवन एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड द वाटर कंटेंट. यानी कि अगर हमारे पास एक सॉइल जो है वो सैंपल है, उसको जब हम ओवन ड्राई करते हैं तो अब हम पहले मॉइस्ट सॉइल का जब वेट करेंगे तो उसको नोट डाउन करेंगे. ओवन ड्राई करने के बाद जब हम उसका वेट करेंगे तो उसमें से क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा तो उसका वेट अल्टीमेटली कम हो जाएगा. तो डैट इज़ नोन एज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल and it is always expressed in the percentage of dry weight. For example, if a sample weight is 60 ग्राम, हमारे पास एक सैम्पल है उसका जो वेट है वो 60 ग्राम है जब वो मॉइस्ट था, गीला था. एंड ओनली 40 ग्राम व्हेन ओवन ड्राइड. जब हमने उसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में ड्राई किया तो उसका जो बाद में कम्प्लीटली जब वो ड्राई हो गया तो जो ड्राई वेट था सॉइल का डैट इज़ 40 ग्राम. तो 60 में से अगर हम 40 माइनस कर दें तो इसका मतलब है जो 20 ग्राम था वो उसके अंदर उसका मॉइस्चर कंटेंट था. तो उसकी परसेंटेज कैसे हम लेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 40 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ इज इक्वल टू 50%. तो इसका मतलब है उस सॉइल का जो वाटर कंटेंट था डैट वाज द 50%.
तो जो वाटर कंटेंट है हमेशा इससे ज़ाहिर होता है कि रफली जो होता है वो 50% ऑफ द मॉइस्ट सॉइल वेट होता है, यानी कि अगर हमारे पास 60 है तो उसमें जो 50 ऑलमोस्ट 50% जो होगा उसमें वाटर कंटेंट होंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। परमानेंट विल्टिंग से क्या मतलब आ रहा है, यानी कि वो पॉइंट वहाँ जहाँ पे जो प्लांट जो है वो विल्ट कर जाता है परमानेंटली, इन द सिंपलेस्ट वे नोन एज द परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। तो द अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर इज़ रिड्यूस्ड, यानी कि क्या होता है कि जब प्लांट जो है वो अनएबल होता है कि दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट्स, और जो कैपिलरी वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता रूट हेयर्स को कि वो एब्जॉर्ब कर सकें, तो क्या होता है is removed from the soil by evaporation and absorption by the plant roots. The water supply to plants have become insufficient and the cell lose turgor with the result that plant wilts. तो क्या होता है जब टर्गर प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्लांट है वो विल्ट आता है, और अगर कॉन्टीन्यूसली जो है वो प्लांट को वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी तो परमानेंट विल्टिंग जो विल्ट कंडीशन है वो जो है वो अराइव हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज अ विल्टिंग। तो विल्टिंग क्या होता है एक्चुअली when the water is no more available for the roots for the absorption, और उसका जो टर्गर प्रेशर है वो कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। जो स्टार्ट में क्या होता है कि हॉट डे में अगर आप देखो, अगर आपने एक दिन पौधों को पानी नहीं दिया तो पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। विल्ट किसको कहते हैं, मुरझाना। तो हाँ, जब हम उसको पानी देते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, दे बिकम द टर्जिड। ठीक है, उनके अंदर टर्गर प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है जो पौधों को दोबारा से टर्गिड कंडीशन में ले आता है। लेकिन अगर जो है आप 4, 5, 6, 7 दिन पौधे को पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा और वो कंडीशन जो है वो फ्लैकिड हो जाएगी और सेल जो है वो तमाम का तमाम उसमें से पानी जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के, यानी कि रूट्स जो हैं वो प्लांट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो विल्ट कर गया है। तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज द विल्टिंग। तो क्या होगा कि वो उसको हम रिवाइव नहीं कर सकेंगे, उसके जो लीव्स हैं वो कम्प्लीटली जो हैं वो जो है वो डेड हो जाएंगे, उसमें ट्रांसपरेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो लॉस हो जाएगी, टर्जिडिटी उसकी कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दिस पॉइंट इज़ नोन एज द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और द परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। अगर हम सोयल एटमॉस्फेयर की बात करें तो द गैसेस कन्फाइंड टू द सोयल पोर्स इन अ गिवन सोयल आर रेफर टू एज द सोयल एटमॉस्फेयर और द सोयल एयर, यानी कि सोयल स्पेसिस के दरमियान पोर्स में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको सोयल एटमॉस्फेयर और द सोयल एयर कहते हैं। द मेन गैसेस इज कंटेन द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो प्लांट्स सोयल एटमॉस्फेयर में जो मेन गैसेस हैं, पेपर में आ सकता है कि विच मेन गैसेस आर प्रेजेंट इन द सोयल एटमॉस्फेयर, तो दीज आर द ऑक्सीजन, carbon dioxide and the nitrogen. The carbon dioxide content of the soil air are several hundred times higher than the normal carbon dioxide concentration in the atmosphere. कहते हैं जो soil atmosphere air है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन नॉर्मल इन एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा होती है। The content and the composition of the soil air is determined by water content of the soil, since air occupies those soil pores not filled with water. तो जो पुअर ड्रेनिंग सॉइल होती है उसके अंदर जो आर पुअर इन एयर कंटेंट, जितनी वेल ड्रेन सॉइल होगी उसका एटमॉस्फेयर जो है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी पुअर ड्रेन सॉइल होगी उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या होगा, पुअर होगा, और इस तरह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगी और माइक्रोब्स की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। अगर हम सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो जो सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म है, दैट इज द सॉइल अकोमोडेट्स diverse number of population of living organism, both animals and the plants. These range in size from rodents and large tree root to worms, insects and soil fungal and bacteria। यानी कि सोयल के अंदर एक मीडियम है, सोयल एक ऐसा मीडियम है जो सबको ग्रोथ के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, फ्रॉम ट्री टू इवन टू द बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस द फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोयल। इंसेक्ट्स एंड द अर्थवर्म हेल्प इन फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट रेजिड्यूज। तो उसमें जो अगर हम बात करें तो जो जितने भी अर्थवर्म्स हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द
plant residues, while the fungi and bacteria decompose the dead organic matter from and form the humus. The decomposition of dead organic matter also result in the release of essential nutrients. तो soil microorganism अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं that release the nutrients in the soil by acting upon the dead remaining of the plants and the animals. तो इस तरह से वो रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस. ये ह्यूमिफिकेशन के प्रोमिस में जो प्रोसेस है उसमें मदद करते हैं. तो डैट इज़ ऑल अबाउट द soil particles, composition of the soil. In the next lecture we will discuss about the root, anatomy of the root here, that how the plants plant absorb the water from the soil with the help of the roots. So till then, take care. Allah Hafiz. See you next time with a new topic that is about the anatomy of the roots.